नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तटीय लाल रेत के टीलों यानी कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स के लिए प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश का एरामट्टी डिब्बालू, तमिलनाडु का टेरी मरुस्थल, पडुबिद्री बीच कर्नाटक की ओडिशा का पुरी बीच। आपके विकल्प हैं केवल एक और तीन, केवल एक, दो और चार, केवल एक और दो की केवल एक। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे विशाखापट्टनम के हिमयुगीन तटीय लाल रेत के टीले यानी एरामट्टी डिब्बालू की रक्षा करने के लिए कार्य करें। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इस साइट को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एरामट्टी डिब्बालू ने हिमयुग और गर्म अवधि के युग दोनों को देखा है। इस साइट को 2014 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे 2016 में संरक्षित स्थलों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह साइट लगभग 18,500 से 20,000 साल पुरानी है और यह अंतिम हिमनद काल से संबंधित हो सकती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस तरीके के जो सैंड डिपॉजिट्स होते हैं वे बेहद दुर्लभ हैं और दक्षिण एशिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल 3 स्थानों से रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें एरामट्टी डिब्बालू के अलावा तमिलनाडु में टेरी सैंड्स और श्रीलंका में एक स्थल को गिना जाता है। चूंकि कई वैज्ञानिक कारणों के चलते भूमध्य रेखीय या समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह नहीं पाए जाते, अतः इनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश का एरामट्टी डिब्बालू और तमिलनाडु का टेरी मरुस्थल। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और दो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं? आपके विकल्प हैं, यह यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, यह बौद्धों के लिए उपासना और निरंतर तीर्थ यात्रा का स्थान है, यह स्थल हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और मुगल काल के पहले के इस्लामी डिजाइनों के लिए जाना जाता है। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन की इनमें से कोई भी नहीं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान यानी पार्क के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह गुजरात में पंचमहल जिले में अवस्थित है। यह ऐतिहासिक शहर चंपानेर के आसपास स्थित है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा के द्वारा की गई। उन्होंने इसका नाम अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा, जिसे बाद में चंपाराज के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवित सांस्कृतिक विरासत के स्मारक शामिल हैं, जिसमें ताम्र पाषाणिक साइट्स, प्रारंभिक हिंदू राजधानी के पहाड़ी किले और गुजरात राज्य की 16वीं शताब्दी की राजधानी के अवशेष देखने को मिलते हैं। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित कालिका माता मंदिर इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जो साल भर तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्थल को 2004 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। यूनेस्को के अनुसार चंपानेर पावागढ़ एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है, जिसमें कालिका माता मंदिर और जामा मस्जिद महत्वपूर्ण है। साथ ही यह स्थल हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और मुगल काल से पहले के इस्लामी डिजाइनों के लिए जाना जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो तीसरा कथन है वह एकदम सही है। हालांकि पहले कथन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि चंपानेर पावागढ़ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में तो शामिल है, किंतु यह यूनेस्को की खतरे वाली विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा बौद्धों के लिए भी निरंतर तीर्थ यात्रा के स्थान के रूप में इसे नहीं देखा जाता।
इस रूप में केवल एक कथन सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रहे B-21 रेडर का सर्वोत्तम विवरण है? रूस का मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन, DRDO और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित बम का पता लगाने वाला उपकरण, अमेरिकी वायुसेना के लिए परमाणु क्षमता संपन्न विकसित एक लंबी दूरी का स्ट्राइक स्टील्थ बॉम्बर, कि रूस का पहला लंबी दूरी का परमाणु सक्षम रणनीतिक बम वर्षक। B-21 रेडर के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के लिए विकासमान एक अमेरिकी रणनीतिक बम वर्षक विमान है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विकसित यह अमेरिकी वायुसेना के लिए लंबी दूरी का स्टील्थ इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो पारंपरिक और थर्मोन्यूक्लियर दोनों प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने में सक्षम होगा। इसे 2026 या 2027 तक सेना में प्रवेश किए जाने की आशा की जा रही है। यह वायुसेना के B-1 लांसर, B-2 स्प्रिट और बोइंग B-52 बम वर्षकों का पूरक है और अंततः इन्हें प्रतिस्थापित करेगा। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि B-21 रेडर है अमेरिकी वायुसेना के लिए परमाणु क्षमता संपन्न विकसित एक लंबी दूरी का स्ट्राइक स्टील्थ बॉम्बर, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, EOS 06 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक महासागर अवलोकन उपग्रह है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं के लिए इसके पेलोड का बहुत महत्व है। यह फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से विकसित एक संचार पेलोड आर्गोस को अंतरिक्ष में ले गया। यह नासा और इसरो के बीच पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर लगाए जाने वाले दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार को सह विकसित और लॉन्च करने के लिए संयुक्त परियोजना का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल तीन कथन, कि सभी चारों कथन। EOS 06 के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह है महासागरों की निगरानी के लिए तीसरी पीढ़ी का भारतीय उपग्रह है, जिसे औपचारिक रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 यानी EO6 नाम दिया गया है। इसे इसरो के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ साझेदारी में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह 3 महासागर अवलोकन सेंसरों से युक्त है, जिसमें ओशियन कलर मॉनिटर OCM3, सागर सतह तापमान मॉनिटर सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर SSTM और KU बैंड स्कैटरोमीटर यानी स्केट 3 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें एक आर्गोस पेलोड भी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आर्गोस एक संचार पेलोड है जिसे फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसका उपयोग प्रभावी खोज और बचाव कार्यों के संचालन के लिए किया जाएगा। विशेष रूप से भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं के लिए इसके पेलोड का बहुत महत्व है। हालांकि जब हम बात करते हैं नासा और इसरो के बीच के संयुक्त परियोजना की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका नाम है निसार, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक ऐसा मिशन है जो नासा और इसरो के बीच की एक संयुक्त परियोजना है, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार को सह विकसित और लॉन्च करने के लिए है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो चौथा विकल्प है वह इससे संबंधित नहीं है। हालांकि पहला, दूसरा और तीसरा EOS 06 से संबंधित हैं। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। केवल 3 कथन सही हैं। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम UPSC के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं।
आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी एडीबी, एपीसी और आसियान की सहभागिता से करता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना दिसंबर 2006 में नई दिल्ली में आयोजित आवास और शहरी विकास के पहले एशिया प्रशांत मंत्रियों के सम्मेलन के बाद की गई। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता 2016 में भी की गई, जिसका विषय था उभरते शहरी रूप, नीति प्रक्रियाएं और शासन संरचना। इसका मूल उद्देश्य शहरों की भीड़भाड़ आदि का सतत रूप में समाधान करना है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो पहला हमारा कथन है वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि प्रथम सम्मेलन 2006 में आयोजित जरूर हुआ, लेकिन इसका जो विषय था वह जो विषय है यह 2016 के सम्मेलन से संबंधित है। इसी प्रकार से यह कथन भी गलत है, क्योंकि भारत ने 2006 और 2016 में ही मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता की है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही कथन हमारे सही नहीं हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। अब हम आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सिलचर सिलहट महोत्सव पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ प्रकार के सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव असम की बराक घाटी में मनाया जा रहा है। यह इंडिया फाउंडेशन के द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का प्रतीक है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने सीमा के दोनों ओर के निवासियों के जीवन को स्थायी रूप से बदल दिया। साथ ही 2022 ही पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ भी है। इस रूप में सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अलग हुए जुड़वा शहरों और उनके लोगों के सामान्य मूल्यों और साझा विरासत को फिर से देखना है। इसमें जो कार्यक्रम होंगे उसमें दोनों क्षेत्रों के व्यंजन, कला, शिल्प, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो घनिष्ठ प्रकार के सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। इसमें दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही ये महोत्सव स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी अवसरों को खोल सकता है। यदि हम सिलहट और सिलचर के बीच के घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध को समझने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1947 में विभाजन के बाद असम के बहुसंख्यक मुस्लिम लोगों वाला सिलहट जिला पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। इस रूप में सिलहट और सिलचर युगों से घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं और ये महोत्सव दोनों देशों के दो पड़ोसी क्षेत्रों के बीच प्यूपिल टू प्यूपिल कांटेक्ट यानी लोगों से लोगों के बीच के संपर्क को और मजबूत करेगा। इस महोत्सव से दोस्ती की सदियों पुरानी भावना को बढ़ाने और दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने की उम्मीद है, जो विविध लेकिन समान प्रकार की संस्कृति, परंपरा और बहुत कुछ को साझा करते हैं। इस आयोजन में लोग कई प्रकार की संस्कृति, भोजन, कला, शिल्प और मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।